Hello student, welcome back to my YouTube channel Spectrum Tutorial. Today we will start wave optics second chapter of the second book of physics. देखो यह वेव ऑप्टिक्स है क्या, थोड़ा इसका हम लोग 5 मिनट इंट्रो करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि अभी तक जो आपने 10th में पढ़ा, पीछे के चैप्टर में पढ़ा, क्या डिफरेंस है। देखो इसके पहले तुम्हें जाना पड़ेगा कि लाइट का ड्यूअल नेचर तुमने पढ़ा होगा। लाइट में लाइट का नेचर क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, पढ़े होगे ना। तो एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है हमारा पार्टिकल नेचर। तो जो ड्यूअल नेचर था, लाइट का जो नेचर या ड्यूअल नेचर है, एक तो वेव कैरेक्टर है और दूसरा जो है पार्टिकल कैरेक्टर है। जब वेव कैरेक्टर लाइट वेव के रूप में चलती है, जब यह लाइट वेव के फॉर्म में चलेगी तो इसके अंदर मेन जो डिफरेंशिएट होगा वह होगा आपका लैम्डा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल में वेवलेंथ नहीं होगी। जब यह पार्टिकल नेचर चलेगा तो इसमें मेन जो प्रॉपर्टी होगी यह आपका होगा मोमेंटम, ठीक है। तो देखो इसकी कहानी यह है कि लाइट में एक न्यूटन की एक पार्टिकल थियरी थी जिसको हम बोलते हैं कार्पसूलर थ्योरी। इसने कहा कि लाइट हमारा पार्टिकल के फॉर्म में चलता है और इसने सब फिनोमेनों का एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन भी समझा दिया, रिफ्रैक्शन भी समझा दिया, इसने लॉ को भी समझा दिया। बट क्या हुआ कि फिजिक्स की कुछ फिनोमेना जो है यह समझा नहीं पा रहा था। और इसकी मेन जो तुम्हें एमसीक्यू में मिलेगा, इसने अपने थियरी में बताया था कि जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की जो वेलोसिटी है यह डेंसर मीडियम में हाई होती है और डेंसर मीडियम में हाई होती है और रेयर मीडियम में लो होती है। तो क्या है, आज के डेट में जो थियरी है उसका अगेंस्ट है कि नहीं। तो और चीज़ें तो तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस यह ध्यान देना है कि न्यूटन की जो कार्पसूलर थियरी है, इसने फाइनली जो प्रॉब्लम इसके साथ फंसी, यही फंसी कि इसने अपनी थियरी में बताया कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। जो रियली क्या है, बाद में और भी साइंटिस्ट हैं, बाद में यह प्रूव हुआ कि नहीं, डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी लो होती है और रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। यहीं पर यह न्यूटन्स की जो थियरी थी यहीं पर फेल कर गई। तो पहले यह कोर्स में थी, हम लोगों ने पढ़ा था, बाद में इसको कोर्स से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि जो चीज़ अब रॉन्ग चल रही है तो उसको बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, बोलो ठीक है। तो अब आया उसके बाद यह हुआ कि अब वेव थियरी के ऊपर जो है जोर दिया जाने लगा कि लाइट का जो मेन कैरेक्टर है वह वेव थियरी है, पार्टिकल तो है ही। अब इस वेव थियरी को एक्सप्लेन किया हाइजेंस ने। इस वेव थियरी को एक्सप्लेन किसने किया, हाइजेन। हाँ यार सही बोल रही है, हाइजेन है, HUY, देख लो स्पेलिंग। ये स्पेलिंग सही है, हाई एस के बाद अपॉस्ट्रोफी इसके बाद, यस के बाद है। हाँ, हाँ। चलो कोई इशू नहीं। इसकी थियरी आई और इसी थियरी का यूज करके आपको पढ़ना है, आज वही हो पाएगा। और थोड़ा सा यह कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह आराम से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें देखो 2 ही क्वेश्चन बनता है बार बार, 2 क्या 3। एक तो बनेगा हाइजेंस की थियरी है क्या, ठीक। उसके बाद इसके अंदर एक सब टॉपिक होगा वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट का शेप कैसे बदलता है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में आएगा यह होगा कि हाइजेंस थियरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को आप डेराइव करिए, ठीक है।
इस चैप्टर में भी पिछले चैप्टर के बराबर तो डेरिवेशन नहीं है, बट इस चैप्टर में लगता है 5 to 6 डेरिवेशन है। पिछले में तो बहुत ज़्यादा था, कम से कम लग रहा हो 14-15 हो गए होंगे डेरिवेशन इस चैप्टर में। और सबसे जो कठिन डेरिवेशन एक तो यह मिलेगा, एक और 2 डेरिवेशन इसके हार्ड हैं और डेरिवेशन इसके इजी हैं। अब ज़रा तुम लोग फोकस करो इसको समझने का, ठीक है, क्योंकि यदि समझ में नहीं आया तो आगे तुम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एकदम कतई नहीं कर पाओगे। बता तो दूंगा शॉर्ट में, लेकिन गलती होने के एग्जाम में पॉसिबिलिटी अधिक होंगी। अब देखो हाइगेंस थियरी है क्या। हाइगेंस ने वेव थियरी को सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? वेव थियरी। एक तो आपको बताना होगा कि हाइगेंस का क्या रोल रहा कि पार्टिकल और वेव 2 तरह के थियरी हैं, तो बताओगे हाइगेंस ने वेव थियरी को क्या किया? सपोर्ट किया। इसने पार्टिकल थियरी को डिस्कार्ड किया कि लाइट का नेचर पार्टिकल की तरह से है, तो उस पार्टिकल थियरी को क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया, जबकि रियली वो भी सही है। अब हाइगेंस ने क्या किया? एक नई कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट की। क्या कॉन्सेप्ट है? वेव फ्रंट। इस पर आपको पढ़ना है ठीक ठाक, समझो पहले, अभी मत नोट करो। जैसे यह हमने एक पॉन्ड्स लिया जिसमें वाटर जो है फिलअप है। ये मैंने वेव में भी एग्जाम्पल 11th में बताए होंगे, 10 9th में भी पढ़े होंगे। अब इसमें क्या किया? आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टोन या पेबल जो भी हो आपने ड्रॉप कर दिया। एक हमने पॉन्ड्स लिया जिसमें क्या है? वाटर, या आपका क्या कहते हैं, कोई भी रिजर्वायर ले लो, जो भी ले लो, आपने स्टोन या पेबल को आपने ड्रॉप कर दिया। जब स्टोन या पेबल को ड्रॉप करोगे तो यहाँ ध्यान से देखो क्या होता है। आपने 9th में पढ़ा है, जब स्टोन या पेबल ड्रॉप करोगे तो इसके चारों तरफ ऐसे देखोगे कि वेव जो है निकलती हैं, और ये वेव क्या होती हैं? आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। कहीं हिलो डुलो मत आप लोग, अपने तो हिलो डुलोगे ना, इतने लोगों का नुकसान होगा, प्लस मेरा भी होगा। अभी 1 घंटे भी क्लास नहीं चलनी है और आप लोग 20 मिनट स्टेबल नहीं रह सकते हो। खुद अपने आप को एग्जामिन करो अंदर कि हम लोग कितने पढ़ाकू हैं। समझा रहा हूँ, और चीज़ें कोई हिलता है बस मेरा ध्यान वहीं चला जाता है। वेव फ्रंट में देखो, अगेन बता रहा हूँ, अदरवाइज रिलेट नहीं कर पाओगे। 10 बार पढ़ करके मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने लिया एक इरेजर वायर या पॉन्ड्स लिया, इसमें एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करोगे तो देखोगे ऐसे हलचल बढ़ती जाती है ना, तो यह आगे की ओर बढ़ती है, और वही जो हलचल आगे की ओर बढ़ती है उसका नाम है डिस्टरबेंस। उसका नाम क्या है? डिस्टरबेंस। तो वह डिस्टरबेंस कहाँ प्रोड्यूस होगा? जहाँ पर स्टोन आपने ड्रॉप किया है, और यह डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक। अब आप कभी देखना कि जहाँ हमारा इस वाले प्लेस में कोई भी, यहाँ आपने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, और देखो यही जो डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं वेव। ठीक है। तो वेव कैसे, कहाँ से प्रोड्यूस होगी? डिस्टरबेंस से। डिस्टरबेंस कहाँ प्रोड्यूस होगी? जब भी किसी मीडियम को आप क्या करोगे? डिस्टर्ब करोगे। तो जैसे वाटर क्या था? एकदम पीसफुली था, उसमें हमने क्या कर लिया? एक स्टोन ड्रॉप किया या पेबल ड्रॉप किया, तो वाटर क्या हुआ? डिस्टर्ब हो गया। तो अब यहाँ से आप देखोगे यह डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर क्या करो, एक आप वाटर बोट, कागज़ की नाव बनाते हो ना तुम लोग, तो वाटर बोट वहाँ डाल दो, या कुछ भी पेपर का नहीं बनता है वाटर, अच्छा पेपर बोट, हाँ सॉरी, यह पेपर बोट कर लो। चलो अभी वाटर में ही पड़ेगी, तो पेपर बोट आपने यहाँ रख दिया। अब इसको एग्जामिन करना प्रैक्टिकली, देखोगे कि यह जो पेपर बोट है यह आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। क्या बोला मैंने? तुम बता दो। पेपर बोट है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, आगे की ओर नहीं बढ़ेंगी। हाँ बोलो क्यों? बिकॉज बिकॉज
अरे सर का वो बिकॉज कोई जाके बाहर देखो, वहाँ तो कनेक्ट नहीं हुआ। तो देखो अब यह पेपर बोट आगे की ओर नहीं बढ़ेगी, तो यही जो डिस्टरबेंस आगे की ओर जा रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, वेव। अब जरा इसी फिगर को हम ध्यान से देखते हैं। उसके और पेपर बोट के ना चलने से क्या हाँ, तो 0 दबा दो, आ जाएगी। और ऊपर देख लो कहीं इन्होंने ज़्यादा कम तो नहीं कर दिया है उसका। चलो देखो, डिस्टरबेंस आगे बढ़ा, यही डिस्टरबेंस हमारा कहलाएगा वेव। तो फिर पेपर बोट क्यों नहीं आगे बढ़े? बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब यह डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है तो मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन पर रह करके अप एंड डाउन मोशन करते हैं। बेटा आगे उनकी लाइट तो नहीं ज़्यादा जल रही है, चलो समझो क्यों आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि जब यह डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है तो बेसिकली जो मीडियम के पार्टिकल हैं, जैसे वाटर पार्टिकल, ये अपनी ही प्लेस पर ऐसे अप एंड डाउन करते हैं। तो पार्टिकल अपनी जगह से, वाटर का पार्टिकल अपनी जगह से आगे नहीं जाता है, बल्कि उसी प्लेस पर क्या होगा, अप एंड डाउन करेगा। यही रीज़न है कि यह हमारा पेपर बोट हमारा आगे की ओर नहीं बढ़ता है। अब आते हैं वेव फ्रंट को। अब हम किसी एक डिस्टरबेंस की बात करते हैं। जैसे यह वाला पार्ट आपने देखा होगा, यह ऊपर हो गया, ऐसे देखते हो ना वाटर में, ऊपर हो गया। सर एक बार दोबारा से बुला। हाँ, कहाँ से बेटा बताओ। चलो देखो, यह हमने एक वाटर रिजर्वायर या पॉन्ड्स लिया, इसमें हमने एक स्टोन ड्रॉप किया। तो स्टोन ड्रॉप करोगे तो देखोगे कि ऐसे क्या है, आपकी वेव जो है ऐसे डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ेगा, और यही डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना हमारा वेव है। मेरा टॉपिक यहाँ समझो, वो तो समझाने के लिए था वेव फ्रंट है क्या। हम किसी एक डिस्टरबेंस को हम एग्जामिन करें और उस डिस्टरबेंस को एग्जामिन करें जो काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। ऐसे आप जाओगे तो क्या है, बड़ी एरिया है वाटर बॉडी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे टाइड्स एप्स में क्या होती हैं, 2-2 मीटर 3-3 मीटर तक ऊपर वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो अब इसको ज़रा ध्यान दो, तो इस पॉइंट पर, इस पर जितने भी वाटर के पार्टिकल हैं, बस यहीं से वेव फ्रंट समझना है कि इस पर जितने भी वाटर के पार्टिकल हैं सभी की पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम होने का मतलब सभी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। ऐसे डालते हो ना तो ऊपर नीचे होता है, तो हम ऊपर वाला क्योंकि ऑलरेडी आसानी से विजिबल होगा, तो सभी की मीन पोजीशन से हाइट क्या है, सेम है। जब हाइट सेम है तो इसका मतलब है सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, सबकी वेलोसिटी सेम है, सबका एक्सीलरेशन सेम है। ऑल पैरामीटर ऑफ वेव आर इक्वल, सभी पैरामीटर सेम है। तो ऐसे ही पार्टिकल को एक साथ मिला दो, एक साथ क्या डॉट डॉट करके मिला दो। पार्टिकल थोड़ा मिलाना तुमको, जो पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन को डॉट डॉट मिला दो, तो हमारा एक शेप या फिगर बनेगा कि नहीं। वही शेप या फिगर हमारा कहलाता है वेव फ्रंट। ठीक, तो जब सब पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट सेम था, इक्वल था, वेलोसिटी सेम थी, एक्सीलरेशन सेम था, तो हम क्या बोलेंगे कि सभी पार्टिकल सेम फेस में हैं। सभी पार्टिकल क्या हैं, सेम फेस में। तो अब पार्टिकल मीन्स वाटर के पार्टिकल। फेस मतलब एंगल। हाँ, फेस का मतलब यहाँ पर देखो, फेस यह समझो है क्या, फेस एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में कंप्लीट जानकारी देती है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। और जैसे इसने बताया कि एंगल है, तो बेसिकली जब एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं तो SHM में क्लास 11th में देखा होगा, थीटा या ओमेगा टी के टर्म में पूरी चीज़ें पता हो जाती हैं। तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल में हम फेस को क्या लिख देते हैं, एंगल लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका दूर तक इम्पैक्ट यह है कि यह वेलोसिटी को भी बता देगा, एक्सीलरेशन भी बता देगा, डिस्प्लेसमेंट भी बता देगा, सब कुछ बता देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फेस को हम एंगल लेते हैं। तो यह हाई वेव फ्रंट की डिफिनीशन समझो क्या हुई। पार्टिकल हैविंग द सेम फेस, ऐसे पार्टिकल जिनका क्या है, सेम फेस में है, तो उन पार्टिकल को मिलाने वाला जो हमारा कर्व होगा वह कर्व क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट।
ऐसे मीडियम के ऐसे सभी पार्टिकल जिनका किसी टाइम पर फेस क्या हो, इक्वल हो, तो उसी को हम क्या बताएंगे, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट समझ में आ गई। तो अब आप वेव फ्रंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, पार्टिकल, नोट करते चलो अब, पार्टिकल हैविंग सेम फेज एट अ टाइम इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी ऐसे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक पार्टिकल का किसी भी टाइम पर फेस इक्वल हो, किसी भी टाइम पर फेस इक्वल हो, उसको हम क्या बताएंगे, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, आपने एक पेबल ड्रॉप किया पत्थर स्टोन, तो क्या हुआ, एक मिल जाएगा अप एंड डाउन का, ऐसे डाउन की भी पोजीशन होगी, तो अप वाले को एक साथ मिला दो कर्व से, वह हमारा वेव फ्रंट हो जाएगा। डाउन वाले को भी ऐसे मिला दो तो उनका भी फेस इक्वल होगा, वह भी हमारा एक वेव फ्रंट ही हो जाएगा। अब समझो, तो वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल लाई करेंगे वह सभी के सभी क्या होंगे, एक ही फेस में होंगे। एक ही फेज में होने का मतलब क्या हुआ कि उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस भी सेम होगी, एक्सेलरेशन भी सेम होगा, ठीक है। और यदि इक्वल मास है तो एनर्जी भी सेम हो जाएगी। बोलो क्लियर। अब देखो दूसरा इसमें पॉइंट यह समझना, वेव फ्रंट में सब MCQs में है, क्योंकि थोड़ा कठिन टॉपिक है इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ। दो फेज के बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी। किसका, दो फेज के बीच की डिस्टेंस नहीं, वह दो फेस तीन फेस लोगे ना, दो को कैसे कंपेयर करोगे, एक फेस दूसरा तीसरा, तीन लोगे तभी तो यह डिस्टेंस अलग अलग होती है, ठीक है। एक फेस का मतलब जैसे एक लाइन, जैसे यह लाइन हुई एक फेस हो गया, यह सॉरी वेव फ्रंट, यह दूसरा हुआ या तीसरा हुआ, तो यह डिस्टेंस अलग अलग होगी। और देखोगे कि सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि जब वेव फ्रंट अब डिजाइन कर रहे हो तो यह तुम्हारे चॉइस पर है। कोई बंदा यहाँ लिखा देख सकता है, कोई यहाँ, तो डिस्टेंस नॉर्मली बढ़ती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, यह तुम्हारे चॉइस पर डिपेंड है। लेकिन नॉर्मली तुम वह वेव को देखोगे तो बाद वाला घेरा बढ़ता जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, ज्वाइनिंग हैविंग द सेम फेस। हाँ, तो यह कर्व लिखते नहीं हैं, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। अभी उसका हम बताएंगे, शेप बताएंगे, फिगर तो आप वहाँ करेंगे हम। हाँ नहीं, वह स्ट्रेट लाइन भी होगा, इसीलिए कर्व नहीं लिख रहे हैं, ठीक, आगे इसीलिए हम बात नहीं। अब देखो यह वेव फ्रंट सबको समझ में आ रहा है, वाटर से जो हलचल या डिस्टर्ब हो रही है ये आगे की ओर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो वेव फ्रंट जिस स्पीड से आगे बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव या वेव स्पीड। क्लियर है। हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, लहरें वहाँ क्या हुए, निकल रही हैं, वह लहरें आगे की ओर क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो वह वेव फ्रंट बढ़ रहा है। तो वेव फ्रंट जिस स्पीड से आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, ठीक, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ द वेव, ठीक। तो अब बताओगे द स्पीड, नोट करते चाहिए, द स्पीड बाय व्हिच वेव फ्रंट मूव इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। यह हमारा कहलाएगा स्पीड ऑफ वेव। सब MCQs में हैं, मैं बता रहा हूँ, लिखना तो है ही, MCQs में सब मिलेंगे। बोलो क्लियर हुआ। एक तो हमारी समझ से सबको वेव फ्रंट की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा हमने क्या बता दिया आपको, स्पीड ऑफ वेव। तीसरा देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा यह है, अब वेव जाएगी तो वेव के साथ क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी तो आगे बढ़ेगी।
तो ध्यान देना, एनर्जी जो ट्रांसफ़र की डायरेक्शन होगी वह वेव फ्रंट के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। नहीं समझे? वेव फ्रंट मान लो इधर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होगी, या तो नॉर्थ की तरफ होगी या तो साउथ की तरफ होगी। तो फिर ऊपर भी तो हो सकती है, किस चारों तरफ? हाँ चलो, अब यदि ऊपर स्पेस है तो ऊपर भी होगी सकती है। लेकिन वेव फ्रंट तो हर जगह जाएगा। नहीं, वेव फ्रंट तो जाएगा तो एनर्जी भी हर जगह जाएगी। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। यदि वेव फ्रंट इधर मान लो ऐसे जा रहा है तो एनर्जी क्या है, बस 90 डिग्री पर तुम्हारी ट्रांसफ़र होगी। मतलब बैकवर्ड छोड़ के सारी डायरेक्शन। हाँ नहीं बेटा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड छोड़ करके सब डायरेक्शन में हो। तो वो जब ऐसे जा रहे हैं तो वो राइट। आप देखो, चलो उसकी बात सुन लो। जैसे यह कह रही है कि ऐसे जा रही है, वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है ना, तो अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में, बस। अरे सिंपल है भाई। यहाँ हमने पहले यहाँ वेव फ्रंट बना, अगेन यहाँ वेव फ्रंट बना, तो वेव फ्रंट कैसे जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वेव की डायरेक्शन हमारी यही हुई कि नहीं हुई? अब इस पर 90 डिग्री बनाना है, तो अब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही समझना है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र की डायरेक्शन होगी वह वेव फ्रंट या वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। बोलो ठीक है? तो अब यहाँ लिख लो, एनर्जी ट्रांसफ़र, लिखिए एनर्जी ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन perpendicular to the motion of wave front, motion of wave front, यह इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है, नोट हो गया बेटा? अब हम आते हैं इसमें सेकेंडरी वेव और वेवलेट्स। पॉइंट भाई आपको एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखना होगा। अब देखो, यह जो वेव फ्रंट बना था उसके रीजन पर जाओ, उसके काज पर जाओ। यह वेव फ्रंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस वेव फ्रंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? पेबल, पत्थर। पत्थर नहीं पड़ा होता तो हमारा कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं होता और वेव फ्रंट बनती नहीं, पूरी कहानी समाप्त। ठीक है? तो जहाँ जब पत्थर गिरा उसके बाद वेव फ्रंट बनना शुरू हो गए। तो यह जो वेव फ्रंट बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट समझ में आ गया? हमने पेबल, हाँ हाँ, तो देखो हमें अभी आपको जब वहाँ पढ़ाया था बताया था कि डिस्टरबेंस के कारण एयर प्रोड्यूस, डिस्टरबेंस के कारण वेव प्रोड्यूस होती है। तो डिस्टरबेंस होने के बहुत से रीजन हैं। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वेव फ्रंट किसने बनाया था? स्टोन, ठीक है, या पेबल ने बनाया था। तो अब मैं कह रहा था कि जब यहाँ स्टोन या पेबल गिरा उसके नाते जो वेव फ्रंट नंबर्स बन रहे हैं, बहुत से ज़्यादा बन रहे हैं, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक, वेव फ्रंट तो समझ में आ गया कि उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं सभी का फेस क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल इस किस सेंस में? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, सब कुछ सेम। ठीक है, एनर्जी भी कर सकते हो क्योंकि हम इक्वल मान सकते हैं। अब समझो सेकेंडरी वेव। अब हम एक बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ कि यह हमारा एक प्राइमरी वेव फ्रंट ले लिया, बोलो ठीक है। तो अब इस पर पार्टिकल ले लो तुम, ए समझाने के लिए बी सी डी, ये हमने पार्टिकल ले लिया, ठीक है। तो नहीं, सब की है, सब प्राइमरी है। मतलब मैंने एक लिया हमने, जैसे 1 2 3 जितने होंगे सब प्राइमरी है। ये भी है, ये भी है, तो हम समझाने के लिए एक की कहानी आगे बढ़ा रहे हैं।
तो हमने यहाँ डिफरेंट पार्टिकल ले लिया। अब क्या है, ये सभी के सभी क्या हमारे सेम फेस में हैं। तो जब सेम फेस में हैं, ठीक है, एक बार हो गया, चलो अब यह सेम फेस में है। अब यह ध्यान से समझो कि इस वेव फ्रंट के ऊपर सब पार्टिकल हैं। अब यह पार्टिकल ए को कंसीडर कर लो या बी को करो, इस पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल के आसपास भी तो वाटर होगा भाई, वेव फ्रंट है, इसके आसपास वाटर होगा। अब यह क्या करेगा कि यह जो आसपास वाटर होगा तो यह बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। भैया सेम हो गया, तो जैसे लहर हो गई पैदा, तो देखते होगे कुछ टाइम बाद वहाँ डाउन हो जाता है, फिर आगे अप हो जाता है। तो अब क्या है कि अब इसको समझो स्टोन, जैसे यहाँ स्टोन था, डिस्टर्ब किया था, वेव फ्रंट बने थे, तो अब इसको समझो कि अब यह स्टोन है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्ब है यह, तो ये अपने अगल बगल के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। तो अब इसके चारों तरफ भी ऐसे हमारी डिस्टर्बेंस पैदा होंगी। बोलो, अब ऐसे इसके कारण भी पैदा होंगे, इसके कारण भी पैदा होंगे, बोलो होगा। अब क्या है कि इसके कारण इस पॉइंट को ले लिया, इसके कारण इस पॉइंट को ले लिया, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो बोलो यह दोनों सेम फेस में होंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यह दोनों सेम फेस में थे। ऐसे उतने ही डिस्टेंस पर ले लो तो यह भी तुम्हारे सेम फेस में होंगे कि नहीं? तो इस तरह से जो वेव फ्रंट बनेगा इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव। यह तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, बट ये MCQ में पूछा गया है। तो अब ये आता है क्वेश्चन, इसमें एक ही चीज़ है कि अब इसकी भी स्पीड वही होगी जो इसकी स्पीड है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो घुमा दिया, वेव फ्रंट की स्पीड क्या होती है? वेव की स्पीड, बोलो होती है। तो वहाँ नाम हमने नहीं लिखा प्राइमरी सेकेंडरी, तो तुम्हारे बुक में साइलेंट है वो। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था अभी ना कि वेव फ्रंट की स्पीड क्या है, किसके बराबर है? वेव की स्पीड के बराबर है। तो उस वेव फ्रंट में नाम नहीं लिखा है, तो वहाँ छिपा हुआ है प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो कहीं आपको आ जाए तो बताओगे कि स्पीड ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आगे समझ में? तो अब इसको कैसे डिफाइन करोगे सेकेंडरी वेव फ्रंट? तो बताओगे कि प्राइमरी वेव फ्रंट पर रहने वाला हर एक पार्टिकल अपने चारों तरफ, ठीक है, वह भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पर के कारण, प्राइमरी वेव फ्रंट के पार्टिकल के कारण जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसे पार्टिकल मिल जाएंगे जिनका फेस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और उसको हम बताएंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ खाली एक लाइन लिख लो, स्पीड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट, स्पीड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट आर इक्वल। स्पीड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट आर इक्वल। अब देखो आगे हेडिंग डाल लो, शेप ऑफ वेव फ्रंट, शेप ऑफ वेव फ्रंट। देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेप तुम्हें मिलेंगे, लेकिन आज हम वही शेप केवल बता रहा हूँ, एक सिंगल, कि जो आपको अभी के थियरी समझाने में ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हर साल में बाद में एक कंबाइंड लिस्ट बनवाता हूँ, बताता हूँ, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हर कंडीशंस में आते हैं। बस हो गया। चलो देखो, अब हम हेडिंग डालें यहाँ पर, शेप ऑफ वेव फ्रंट। अगेन कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ना। नया टॉपिक हमारा क्या होगा? शेप ऑफ वेव फ्रंट।
अब इसमें जो आपको पढ़ना है, इसमें एक ही चीज़ है जो बार बार आपके डेरिवेशंस में आएगी, वो बता रहा हूँ। और यह शेप ऑफ वेव फ्रंट यह डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सोर्स। नेचर ऑफ सोर्स का मतलब कि आपने स्टोन ड्रॉप किया है तो उसका क्या शेप है, पॉइंट सोर्स की तरह मान सकते हो। जैसे कोई सोर्स हमारा सिलिंड्रिकल हो सकता है, कोई सोर्स हमारा प्लेन की तरह भी हो सकता है। जैसे ये लाइट क्या है, प्लेन की तरह। नहीं, नेचर ऑफ सोर्स का मतलब वही है, पॉइंट सोर्स है। या इसको आप जो कह रहे हो कन्फ्यूजन ना हो तो आप शेप ऑफ सोर्स भी कर लो, ठीक है। मेरा यहाँ कहने का मतलब दोनों सेम है, ठीक। तो इसमें जो अभी आपको पढ़ना है वह पढ़ना है पॉइंट सोर्स। जो डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है वो उसका शेप कैसा है, पॉइंट की तरह है, ठीक। अब समझो, जैसे हमने वहाँ पेबल लिया था, स्टोन लिया था, तो उसको हम मान रहे थे साइज उसकी काफ़ी छोटी है इन कंपेयर टू वाटर रिजर्वायर। वाटर जो बॉडीज है उसके कंपेयर में साइज क्या है, बड़ी छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो समझ, इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू जी हैं खूब भरे हुए। एक तो तुम्हारी थियरी है प्लस एमसीक्यू एकदम लाइन बाय लाइन है। पहला है कि यहाँ पर हमने पॉइंट सोर्स लिया, वाटर बॉडीज में एक हमने छोटा सा बाल टाइप हमने डाल दिया। तो यह यदि नज़दीक से देखोगे तो ऐसे आपको स्फेरिकल दिखाई देगा। तो इसमें तुम्हें दो चीज़ें देखना है कि यदि हम नियर द पॉइंट सोर्स के पास में खड़े होकर देखेंगे तो जो वेवफ्रंट का शेप होगा, वेवफ्रंट शेप, यह हम बताओगे स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल। तो देखो, एक ही स्फीयर तो नहीं बन रहा ना, बहुत से स्फीयर बन रहे हैं और सभी स्फीयर का सेंटर क्या है, सेम है। चलो इसका बताओ, बहुत से स्फीयर बन रहे हैं और सभी का सेंटर सेम है, तो इंग्लिश का है तुम्हारा, वन वर्ड में क्या बोलेंगे इसको, बोलो। नहीं समझे क्वेश्चन, स्फीयर बहुत बन रहे हैं ना, सभी का सेंटर सेम है, तो तुम लोग तो इंग्लिश में बहुत पढ़े होगे ना, 10th में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो ना। किस क्लास में था, नहीं था? अरे कैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, सर्किल, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यह 3D में बनेगा, ठीक है। तो यह बोलोगे, इसको आप क्या बताओगे, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब, हाँ, या चलो, जब तुम लोगों को अंग्रेजी इतनी आ रही तो देखने वाले को भी इतनी अंग्रेजी आती होगी। चलो, तो अब यह क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। लेकिन कभी कभी क्या है, देखो, जैसे अब इसका हम फोटो लेते हैं, तो जब फोटो लोगे, मतलब नॉर्मली हम फोटो लेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2 डायमेंशनल मिलेगा। तो इसको कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरह से भी पूछ सकता है, कंसेंट्रिक सर्कल। होता तो स्फीयर ही है, हाँ, होता तो स्फीयर ही है, लेकिन जैसे ऊपर से हम स्फीयर का फोटो लें तो क्या दिखाई देगा आपको, सर्कुलर पार्ट में। यह कब होगा, जब नियर द पॉइंट, नियर द पॉइंट होगा। अब यह है कि अब यही दूर से देखें हम, जहाँ आपका वाटर बॉडीज है वहाँ से दूर से देखें, तो जब देखोगे कि यह डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ता जाता है तो फ्लैट होता जाता है। अब देखना, स्टार्टिंग में क्या होगा, काफ़ी राइज, हाई राइज जो है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अरे इधर देखो, हाँ, हाई राइज होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो क्या होगा, लेवल कम होता जाएगा। तो अब ये बताओगे, इसका दूसरा जो है एट फार पॉइंट, तो यह हमारा प्लेन दिखाई देगा और इसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है? तो यह वर्ड ध्यान रखना
कि जब नज़दीक से देखेंगे तो क्या मिलेगा, कंसेंट्रिक स्फीयर या सर्किल। दूर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, प्लेन। बोलो क्लियर है, यह हो गया आपका प्लेन। अब जो आपको पूरा पढ़ना है सिलेबस में, वह हर जगह हम प्लेन वेवफ्रंट की बात करेंगे। रीजन क्या है कि प्लेन वेवफ्रंट का मतलब कैसे होगा, ऐसे होगा, आपका एक प्लेन बन गया, प्लेन वेवफ्रंट। इसकी ज्योमेट्री इजी होती है भाई, एक एक पॉइंट लाइन जो भी लेना चाहो, लेकिन जब स्फीयर लेंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कठिन होगी। तो इसलिए पूरे बुक में जो इस चैप्टर में और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि थियरी में है कि हम प्लेन वेवफ्रंट का लेकर के कंसीडर करते हैं, पॉइंट सोर्स लेते हैं और हम प्लेन वेवफ्रंट की बात करेंगे। बोलो क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इसका हाइजेंस प्रिंसिपल से डेरिवेशंस। अब हम आ जाएंगे इसके डेरिवेशन के ऊपर, ठीक। अब हेडिंग डाल लो, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो लिखा नहीं अभी, जो दोनों की पीछे थी इधर, नहीं इतना था जो अभी था, बस किसी ने लिखा, फोटो डाल देगा जिसने लिखा है। चलो ठीक है यार, देखो इसमें इतना लिख लो कि नियर पॉइंट है तो स्फेरिकल होगा और फार पॉइंट है तो क्या होगा, प्लेन। इतने दो पॉइंट तुम्हें लिखना है। अब हेडिंग डाल लो, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा मोबाइल से टाइम मत देखो, पर प्लेन वेव फ्रंट, हाँ लग जाएगी। फार पॉइंट पर बेटा होगा प्लेन वेव फ्रंट, दूर होगा। अरे अब तो वो पीछे पूछ रहे हम, हेडिंग लिखो, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस, चलो भाई तुम्हारी बात, चलो हाँ, यह हाइजेंस प्रिंसिपल का हमें नाम भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ तो वो HV है, HUI। अरे यार तुम लोग इस पर मत टाइम वेस्ट करो, इसको कराना है, स्पेलिंग चेक कर लेना। तो अब हम देखेंगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल से हम कैसे जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करेंगे। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट, और उसमें आगे देखोगे तो इक्वल टू था V1 अपॉन V2। तो अब इसका फिगर हम बना दे रहे हैं, जिसके पास बुक हो तो बुक से बना लो, और मैं अदरवाइज देख के बनाओ। देखो फिगर यदि बन गया तो समझ लो कि तुम्हारे कुछ मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। फिगर में समझते चलो, यह हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। चलो बना लो तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यह तुम्हारा मीडियम 1 है और यह तुम्हारा मीडियम 2 है। तो हमने ऊपर एयर है और यहाँ पर डेंसर है। यह ए बी तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ए बी क्या है, फिगर अच्छे से बन जाएगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा। चलो पहले फिगर बना लो, अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ए बी, यह पॉइंट सी हो गया। इसमें ज्योमेट्री है अच्छी खासी, ई हो गया पॉइंट, या आर हो गया, V1T, यह होगा आपका
V2 इंटू टी, इसको कर लो V2 इंटू टी कौन सा है? यह है, और यह कर लो, इसको लिख लो, बुक में लिखा हुआ है, अभी मैं समझा रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। जल्दी फिगर बनाइए। अब इसको समझना है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ी सी ज्योमेट्री है, बुक में ज्योमेट्री को वैसे ही हटा दिया है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे एंगल आएंगे। एंगल समझ में आ गया तो समझ लो हर चीज़ें इजी गोइंग हो जाएंगे। फिगर बन गए? हाँ, सब मार्क कर लिया लेवल। चलो सुनते भी रहे हम लोग कि इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। एक तो बताया था हम लोग कि जो वेव फ्रंट चलने की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हमारी क्या होती है, वेव की होती है। ठीक। दूसरा है कि उससे जो हमारी रेज निकलती हैं, यहाँ लाइट है तो रेज निकली, वो मैंने वाटर का किया था कि जो लाइट की रेज निकलती हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहाँ वाटर वाले में रेज को कैसे रिलेट करोगे कि जैसे यह डिस्टरबेंस था तो यहाँ पर जब यह अप एंड डाउन करता है तो वेव फ्रंट के चलने की डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अब समझो तुम लोग यहाँ पर यह लॉ ऑफ, यहाँ देखो बेटा बन गए सब लोग। देखो 4-5 मिनट इसको समझा दूं भाई, लॉजिक खाली समझो। मैथमेटिक्स तो बड़ी आसान है इसकी। चलो बेटा जिसका नहीं बन पाया घर बना लेगा। इस फिगर तो है बुक में, सेम मैंने ही बनाया है क्योंकि टाइम हो रहा है। देखो तुम लोग, यह हमारा है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये भी क्या लिख रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। यह देखो ऐसे एक प्लेन लाइन है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सोर्स है, पॉइंट सोर्स काफ़ी दूर है और वहाँ से चल करके, क्योंकि लाइट की बात करते हो तो लाइट कहाँ से आती है, इसका लाइट कहाँ से आती है, हाँ पता नहीं, सन से आती है मेन लाइट का सोर्स, काफ़ी दूर है। तो अब यहाँ तक आते आते इसका जो वेव फ्रंट है यह क्या होगा, प्लेन हो गया। अब यहाँ, अब यह जो लाइट की रेज जो आ रही है यह हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। लाइट की रेज जो आ रही है यह हमेशा एक बना दे रहा हूँ, यह एंगल 90 डिग्री। वैसे ही यह भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। बोलो क्लियर। अब यह लाइट की रेज आ रही है तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, पढ़े होगे ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या होता है, आई। बोलो क्लियर। तो अब तुम लोग बताओ कि यह 90 डिग्री है, इधर से भी 90, इधर से भी 90। तो हम बताना चाह रहे हैं कि यह आई क्यों आएगा, यह आर क्यों आएगा, समझाना चाह रहे हैं ज्योमेट्री से, क्योंकि आपको तो दिया तो यही चीज़ है ना। तो देखो यह आई है तो बताओ यह आला एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई। बोलो होगा कि नहीं होगा। पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है। तो बोलो यहाँ से लेकर के, अब देखो यह 90 माइनस आई है या आई है, यह देखो यह 90 माइनस आई और यह 90 ऐड करो कितना होगा, अरे 90 माइनस आई यार, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिखा है इसे 90, कितना हो गया 90 माइनस आई प्लस 90। अरे यार तुम लोगों को क्या है, 180 माइनस आई। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री एंगल होता है, 180। तो यह क्या हो जाएगा, आई। बोलो क्लियर हुआ। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ यह। अब ऐसे ही यहाँ सेम कहानी यहाँ पर है। यह हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, बोलो यह रिफ्रैक्टेड रे है
तो यह एंगल आर है, बोलो, तो यह क्या होगा 90 माइनस आर। यह एंगल नोट मेंशन कर लो 90 डिग्री, तो बोलो यह एंगल आपका क्या हो जाएगा आर। बोलो क्लियर है। तो अब यह एक बार समझे रहोगे, ठीक है। तो चीज़ें अब देखो, इसको अब समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, समझो। पहले एग्जाम में मान लो सब ये भूल गए ज्योमेट्री, तो यह समझना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यह इस सरफेस से जितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस आई, और यह आई है। तो देखो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस इस नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा है वही इंसिडेंट वेव फ्रंट इस बाउंड्री से बनाएगा। ऐसे याद हो जाएगा, नॉर्मल से जितना रेज एंगल बना रही है वही एंगल यह वेव फ्रंट हमारी बाउंड्री से बनाएगी। यहाँ भी देख लिए, यह हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो यह जितना हमारा इस नॉर्मल से एंगल बना रहा है वही हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बाउंड्री से बनाएगा। याद हो गया ना यह। तो ऐसे आप लोग याद, मतलब जो हमारी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना रही हैं वही एंगल जो उनके वेव फ्रंट हैं किससे बनाएंगे, बाउंड्री से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जैसे ज्योमेट्री बताया इतना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो कैसे यह रिफ्लेक्शन होता है, इसको थोड़ा समझा दें कि यह हमारा ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है। ए बी क्या है बेटा, प्लेन वेव फ्रंट है। अब देख रहे हो कि वेव फ्रंट का पहला इंड ए, अरे वेव फ्रंट यही है ना, इस मीडियम की बाउंड्री पर आ गया, और यह इंड बी कहाँ है, अभी बाउंड्री से पीछे है। बोलो पीछे है कि नहीं। तो जितने टाइम में यह यहाँ पहुँचेगा, टाइम सेम किया हमने, जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचेगा तो इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 है। बोलो ठीक, ध्यान दो, जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया बाउंड्री पर, उतने टाइम में यह यहाँ से यहाँ आएगा। भाई ये भी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन यह मीडियम हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है कि नहीं। तो डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, आपकी कम होती है। तो इस मीडियम में यह क्या होगा, थोड़ी कम दूर जाएगा। तो जब देखो इसका टाइम, इस पॉइंट का टाइम और इस पॉइंट का टाइम सेम है कि नहीं। जितने टाइम में बी लाइट का पार्टिकल चल के यहाँ से यहाँ आया, उतने टाइम में ए से चल कर के पार्टिकल ई पर आ गया। अब बताओ ए और बी हमारे सेम फेस में हैं कि नहीं, प्लेन वेव फ्रंट है, तो जितने पार्टिकल हैं सभी का फेस सेम है। अब ये भी बेचारा सेम टाइम चला, ये भी बेचारा सेम टाइम चला, तो यह पहुंच के सी पर पहुंच गया बी वाला, और यह ए वाला ई पर पहुंच गया। तो बताओ ए और ई सेम फेस में होंगे कि नहीं। तो ए और सी और ई को मिला दिया, यह हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बोलो क्लियर हुआ, वेव फ्रंट क्लियर हुआ कैसे बना। अब आप सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल क्लास 10th वाली ज्योमेट्री इसमें लगा दो। साइन आई इक्वल टू v1t अपान AC, बोलो होगा कि नहीं, इक्वेशन 1। अरे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब ऐसे यहाँ पर साइन r लगाओ, साइन r इक्वल टू यह v2t अपान AC होगा कि नहीं। देखो साइन r लगाओ तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं। डिवाइड कर दो, साइन i अपान साइन r, तो क्या बचेगा v1t बाई v2t, टी कैंसिल हो गया, v1 बाई v2। अब लाइट की वेलोसिटी बोलो कांस्टेंट होगी नहीं मीडियम में, पहले मीडियम एयर है वहाँ भी कांस्टेंट होगी, दूसरा डेंसर मीडियम। तो बताओगे साइन i अपान साइन r इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमारा क्या है, स्नेल लॉ। हाँ स्नेल था ना लॉ, यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड था। डिब्बा के ऊपर बैठ गया कोई, ठीक है। हाँ लॉ यही हमारा हो गया
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यही हमारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आप लोगों को इतना शांतिपूर्वक बैठने के लिए। नेक्स्ट क्लास में अगेन मिलेंगे अपने YouTube चैनल पर, उसमें क्या बताएंगे हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें आसान था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फिगर केवल कठिन है बस। ठीक है, और ज्योमेट्री आपको लगानी है। अब इसको ऑफ कर दो कोई। प्लीज है ना। हाँ